नाज़रीन, नेतन्याहू की हमले की धमकी के बाद ईरान में अलर्ट देखा जा रहा है और उनकी की साइट्स के ऊपर इस वक्त जो वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की जानिब से किसी भी तरह का हमला किया गया तो ये ऐलान जंग होगा और ऐसा जवाब देंगे कि पूरी तरह से इजराइल की इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और इजराइल से पूरे खतरात मौजूद हैं कि इजराइल हमला कर सकता है और ईरान इस बात को जानता है और ईरान उसके जवाब के लिए तैयारी कर रहा है। साथ जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी जारी हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि इमाम खामनेई का ऑर्डर आया है और उन्होंने कहा है कि जो पोर्ट के ऊपर वाकया पेश आया उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। अब ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो कॉज है वो हमें पता चल चुका है कि किस वजह से ये आग लगी है। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर रूस इस वक्त मदद कर रहा है, तो यहां पर पूरे एक खदशात मौजूद हैं कि इसमें इजराइल मुलव्वस है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये बस एक हादसा था। मेजॉरिटी यही समझती है कि इसमें कोई शामिल है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो रशिया के साथ बनने वाले कॉरिडोर से भी है जिसने आकर जनूबी एशिया को कनेक्ट करना था। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है, इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं और रशिया इसलिए इन इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हेल्प कर रहा है कि पीछे है कौन। और मॉस्को चूंकि हेल्प कर रहा है रेजिस्टेंस की, और इजराइल जो है, हमने कल आपके सामने इजराइल की जो नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उसकी रिपोर्ट सामने रखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम मॉस्को के जो इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, उनको निशाना बनाएंगे। ये कल की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है। तो मॉस्को यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और बहुत ही वायलेंट, बहुत ही ब्रूटल इस वक्त बमबारी हो रही है यमन और गजा के ऊपर, बहुत ही पेनफुल। यमन के ऊपर बमबारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी कुछ बड़े वाकयात हुए हैं जिसमें सैकड़ों कैजुअलिटीज हो गई हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग जख्मी और शहीद हो गए हैं। और गजा पट्टी में कोने कोने में इस वक्त बम गिराए जा रहे हैं, नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में, रफा के अंदर। और पूरी पूरी बिल्डिंग्स है वो उनको निशाना बनाया जा रहा है जिसमें पूरी पूरी फैमिलीज मौजूद हैं और वो शहीद हो रहे हैं। और वजह सिर्फ ये है कि इजराइल अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाने के लिए, इधर अमेरिका, आप देखिए यमन में क्या अचीवमेंट हासिल की है, कुछ भी नहीं। वो यमनीज अभी भी उसी तरह से मिसाइल मार रहे हैं। तो ये अमेरिका की आज की पावर है कि वो जवाब में किस पर अटैक कर रहा है, सिविलियन टारगेट्स के ऊपर। अभी एक माइग्रेंट्स की बिल्डिंग थी, उनका कैंप था माइग्रेंट्स का, उसके ऊपर अटैक किया है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। रास ईसा पोर्ट के बाद सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं यमन के अंदर। इसके साथ साथ नज़ीर, आलमी अदालत के अंदर आज हियरिंग हो रही है, इस वक्त शुरू हो चुकी है यूनरवा के हवाले से। इजराइल ने जो एड बंद की है उस पर आलमी अदालत, जो यूनाइटेड नेशन की अदालत है जिसके सारे मेंबर्स हैं, ICJ, वहां जहां पर साउथ अफ्रीका केस भी लेकर गया हुआ है, उसने एक आज खुद नोटिस लेते हुए जो एड है उस हवाले से आज हियरिंग की जा रही है। और इजराइल ने इसका बॉयकॉट कर दिया है और इसे एंटी सेमेटिक करार दिया है। दुनिया में कोई भी अगर नेतन्याहू की जेनोसाइड की मुखालफत करता है तो वो एंटी सेमेटिक करार दे दिया जाता है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही हो रहा है। तो इजरायली जो सेटलर्स हैं और इनका जो इंटेलेक्चुअल तबका है और इनका जो बाकी दुनिया में रहते हैं, उनको बड़ा अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए वो दुनिया के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। तो ये आज उनकी सुप्रीमेसी है, वो दुनिया की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कोई उनके खिलाफ इकदाम नहीं उठा सकता है। लेकिन क्या ये सुप्रीमेसी हमेशा रहने वाली है? क्या ये उनकी सुप्रीमेसी हमेशा से है? ऐसा तो नहीं है, और ना हमेशा रहने वाली है। तो ये दुनिया के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे ये दुनिया से बिहेव कर रहे हैं, कल को दुनिया भी इनके साथ यही बिहेव करेगी। इसलिए अगर आप अमेरिका के अंदर रहने वालों से, ये जो इजरायली डुअल नेशनल भी हैं और वहां पर बाकी ज्यूज रहते हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, अगर आप यूरोप के बातें सुने जो इनके लोग वहां पर रहते हैं, तो उनको इस बात का कैटेगोरिकली अंदाजा है और इसलिए वो इस जेनोसाइड की मुखालफत भी कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी स्टूडेंट्स की जो गिरफ्तारियां अमेरिका में हुई हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट्स की, वो सामने आएंगे और उन्होंने इन गिरफ्तारी की मुखालफत की है। उनको अंदाजा है कि इसका एक ना एक दिन रिएक्शन तो फिर आना है, जरूरी तो नहीं कि हमेशा से कंट्रोल इनका वहां पर रहे। और आप जरा अंदाजा करें ग्लोबल डायनामिक्स किस तरह तेजी के साथ बदल रही हैं। बहुत बड़ी दो खबरें सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है, किम जोंग अन ने ऑर्डर किया है कि नॉर्थ कोरियन फोर्सेज मॉस्को के अंदर डिप्लॉय की जाएंगी। मॉस्को के अंदर क्या मॉस्को के ऊपर अटैक होने जा रहा है, यानी नॉर्थ कोरियन फोर्सेज मॉस्को में डिप्लॉय होने जा रही हैं। बहुत ही अजीबोगरीब सी खबर है। और साथ रशिया ने अभी ये अनाउंस किया है और एक्सेप्ट किया है कि जो कर्सक का रीजन था उसमें रशियन फोर्सेस के साथ नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस लड़ती रही हैं। ये रशिया की जानिब से पहली बार एडमिट किया गया है।
इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी और नेटो ने भी दावा किया था, ज़ेलेंस्की ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेज आ चुकी हैं। नॉर्थ कोरिया ने भी कोई इस पर एडमिट नहीं किया था और ना ही रशिया ने कोई बात की थी, लेकिन आज पहली बार रशिया कह रहा है कि हाँ, नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस यहां पर यूक्रेन के साथ लड़ रही हैं और साथ किम जोंग उन ने मॉस्को में फोर्सेस को डिप्लॉय करने का ऑर्डर किया है। और देखिए, एक बात वहां पर अब यह समझी जा रही है कि यूक्रेन की जंग कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो किस अंदाज में? अगर यहां पर अभी कोई पॉज हो भी जाएगा तो यूरोप की इंटेंट वाजे है, यूरोप कभी इस जंगबंदी को कबूल करने वाला नहीं है। फॉर अ टाइम बीइंग वो कर सकता है, लेकिन यूरोप की इंटेंट वाजे हो चुकी है। वो क्या कर रहा है? वो अपनी असलहा प्रोडक्शन कर रहा है। वो अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल के अंदर अपनी पावर इस हद तक बढ़ाएगा, उसके बाद फिर वो रशिया के ऊपर अटैक करेगा। ये बात बिल्कुल वाजे है, क्योंकि यूरोप ने, इसमें यूरोप को शिकस्त हुई है और रशिया की बर्तरी कायम हो गई है। रशिया की बर्तरी को यूरोप कभी तस्लीम करने वाला नहीं है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये मामला रुक भी सकता है, ठीक है ना। मतलब ये जो सीज फायर की टॉक्स चल रही हैं, ये रुक भी सकता है, लेकिन वो मामला खत्म नहीं होगा। एक होता है ना भी, मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं होता, पॉज हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई दोबारा से यहां शुरू होगी जब यूरोप अपने उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिसकी वो टारगेट कर रहा है कि हमने इतनी पावर को अचीव करना है। इसलिए इस वक्त आप देखें, यूरोप की सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि जो यूक्रेन है उसमें आर्मी रहनी चाहिए, यूक्रेन की आर्मी रहनी चाहिए। और उसकी वजह सिर्फ यह है कि ताकि यहां से दोबारा अटैक का आगाज किया जा सके। अगर यूक्रेन डिसआर्म हो जाएगा टोटली, तो फिर यहां से दोबारा अटैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूक्रेन की फोर्सेस रहेंगी। अब आप देखिए, फ्रांस और बर्तानिया ने फैसला कर लिया और वो अपने मिलिट्री एडवाइजर्स वहां पर भेज रहे हैं जो यूक्रेनियन फोर्सेस को ट्रेन करेंगे। तो अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वो ट्रेन किया जाएगा, उनको जदीद असलहा दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से, क्योंकि देखिए यूक्रेन में ही रशियन फोर्सेस मौजूद होंगी ना, जिन इलाकों तक वो पहुंचे हैं वो वहीं पर मौजूद होंगे। उसी को एलओसी या जो भी है वो सीज फायर लाइन जब वो करार दे दिया जाएगा, तो यूक्रेन के अंदर फोर्सेस मौजूद रहेंगी रशिया की। तो इधर से यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो दोबारा से रशिया के ऊपर अटैक कर देंगी अगले आने वाले किसी भी टाइम में, साल में, 2 साल में, 6 महीनों में, जब भी ये पॉसिबल होगा। और वो भी इस सूरत में अगर ये जंग रुक जाती है। अगर ये जंग नहीं रुकती तो विद इन मंथ्स यहां से अटैक होने शुरू हो जाएंगे इनकी, मतलब प्रॉपर सरपरस्ती के अंदर। ये मैं उस सूरत के अंदर 1 साल या 2 साल का टाइम बता रहा हूं कि अगर जंग रुक जाती है। अगर जंग नहीं रुकती तो विद इन मंथ्स आपको बरतानवी और फ्रांसीसी, इनके मिलिट्री एडवाइजर्स, इनके कमांडर्स की सरपरस्ती में ये जंग आपको आगे लीड करते हुए नजर आएगी। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि यूरोप ने इस जंग में रशिया की जो फतह है, उसकी जो बर्तरी है, उसको तस्लीम नहीं किया और ना वो कभी करने वाले। ये उनकी इंटेंशन वाज़े हो गई। तो फिलहाल वो अपनी कमजोरियों को देखकर पीछे हट सकते हैं, लेकिन ये मामला, यानी जो दुश्मनी यहां पर अब फैल चुकी है, वो अब खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ नाज़रीन आप देखिए कि ग्रीनलैंड के साथ साथ जो आइसलैंड है उसका भी मामला सामने आ गया है। ग्रीनलैंड के साथ बिल्कुल एक आइसलैंड है और आइसलैंड एक सॉवरन कंट्री है। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हिस्सा है ना, आइसलैंड एक अलग से कंट्री है, लेकिन आर्कटिक का हिस्सा है और इसकी आबादी टोटल 4 लाख के करीब है और यहां पर भी मिलिट्री नहीं है और उस तरह से उनका डिफेंस नहीं है। तो आइसलैंड को इस वक्त खतरा पड़ गया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के बाद आइसलैंड भी ले सकता है। तो आइसलैंड के लीडर जो हैं वो यूरोप पहुंच गए हैं और यूरोपीय यूनियन के लीडरान के साथ इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं कि आइसलैंड को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। और बात तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन अब फिलफौर बनाया जाए और यहां पर फोर्सेस तैनात की जाएं और आइसलैंड की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। आइसलैंड भी उसी आर्कटिक का हिस्सा है जहां पर जो अगली लड़ाई दुनिया की होनी है आर्कटिक के ऊपर, जहां पर सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ठीक है। तो देखिए, मतलब यूरोप इस तरह से फैसले कर रहा है। अमेरिका से अब यूरोपियंस को खतरात पैदा हो गए। ये वो हैं जहां जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की फोर्सेस यहां पर आई थी, जैसे ग्रीनलैंड में आई और प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब इन ममालिक को अमेरिका से खतरा पैदा हो गया और ये आपस में उस अलायंस को मजीद ताकतवर बना रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल डायनामिक्स है वो बदल रहे हैं। यानी पहले ये था कि यूरोप प्लस यूएस, अब यूरोप अपनी तैयारी कर रहा है यूएस से निपटने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ईरान ने अपना जो अलर्ट लेवल है वो मेंटेन तो किया हुआ है पिछले कई हफ्तों से, क्योंकि ये खतरा तो बहरहाल मौजूद है, एवरी टाइम एवरी मिनट मौजूद है कि इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले जो नेतन्याहू की जानिब से धमकी आई है, उसके बाद ईरान ने की साइट्स के ऊपर एयर डिफेंस को, उसका जो अलर्ट लेवल है उसको बढ़ा दिया गया है
और ईरान ये कह रहा है कि अगर किसी भी तरह का अटैक होता है तो उसको जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बड़ी ताकत के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखता हूं। और ईरान कह रहा है कि इजराइल अपनी जेनोसाइड को कवर अप करने के लिए अब ये ईरान के साथ जो है वो एस्केलेशन की बात कर रहा है ताकि उधर तवज्जो ना जाए। मीडिया देखें, मीडिया का एकदम सारा फोकस है वो इधर हो जाता है कि यहां पर बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, तो कवर अप करने के लिए। एंड इजरायली ऑफिशियल्स नो दैट एनी एडवेंचर और रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट us will face a devastating response। ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स है वो ईरान से आ रही हैं। Any attack will be responded in kind immediately। फिल फॉर जवाब दिया जाएगा। और जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं उनकी स्टेटमेंट देखिए, टू नेतन्याहू, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर अनइमेजिनेबल। इतना बड़ा जवाब देंगे, इतनी बड़ी तबाही हम मचाएंगे कि वो अनइमेजिनेबल है अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया। कंट्रीज सपोर्टिंग द ज़ायनिस्ट एंटिटी must realize that they play a role in threatening international security and peace। very very important कि जो मुल्क इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ायनिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अब ये अंदाजा हो जाना चाहिए, वो इस बात को समझे कि वो वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल से अब ये पीछे हटे। मामला अब सिर्फ इजराइल और फलस्तीन का नहीं है, पूरी वर्ल्ड सिक्योरिटी का मामला है। तो रीजन के कंट्रीज को भी ये पैगाम दिया गया अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, और यूरोपियंस को भी पैगाम दिया गया है। The Zionist entity link its continued existence to wars, crisis and violence in the region। वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज है जिसकी वजह से कभी यहां पर अमन नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को लिंक करता है किससे? जंगों से, क्राइसिस से, वायलेंस से, कि यहां पूरा मिडिल ईस्ट में यही काम चलता रहे, क्योंकि जो पीस है वो इजराइल को सूट नहीं करता। अब देखें पीस की तरफ मामला जा रहा है, भाई सबका अलायंस हो रहा है, फिरका बनाना फसादात हमें नजर नहीं आ रहे, ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई है, पीस की तरफ मामला बढ़ रहा है ना, खुशहाली की तरफ, एनर्जी कॉरिडोर्स ने बनना है, ट्रेड रूट्स ने बनना है, कनेक्टिविटी ने बढ़ना है। ये इजराइल को पसंद नहीं है, क्योंकि जितना क्योस होगा इजराइल अपना खेल उतने अच्छे से खेल सकता है। इसलिए वो सीरिया में भी क्योस चाहता है ताकि अपना खेल अच्छे तरीके से खेल सके। अगर कोई स्टेबल मजबूत गवर्नमेंट आ जाती है और इनके आपस में अलायंसेस बन जाते हैं, ये जो सारी, अब देखे ना भाई, ईरान की लड़ाई सऊदी अरेबिया से, ईरान की लड़ाई टर्की से, टर्की की लड़ाई मिस्र से, मिस्र की लड़ाई ईरान से, मतलब सबकी आपसे लड़ाइयां, इराक की शाम से। तो ये तो इसी चीज का तो फायदा इजराइल ने उठाया है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो IAEA के एक डेलीगेशन है वो तेहरान इस वक्त पहुंच चुका है। सबकी जानिब से एफर्ट्स की जा रही हैं ईरान अमेरिका टॉक्स कामयाब करवाने के लिए, और IAEA जो है वो अगले राउंड में हिस्सा होगा, और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी हिस्सा होंगे जिसमें सैंक्शंस का खात्मा उसमें डिस्कशन होगी। अच्छा, इमाम खामनाई ने अभी ऑर्डर किया है कि मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सैयद खामनाई कॉल्स फॉर प्रोब इनटू डेडली शाहिद रजई पोर्ट ब्लास्ट। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों हुआ है। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है। एक ऑयल टैंकर था जो ब्लास्ट हुआ, डेटोनेट हुआ, और उसके नतीजे में फिर आग फैलती चली गई। ये बात तो हमारे सामने आ चुकी है। फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी है? हमें तो पता है कि किस वजह से आग लगी है। तो इस सब के बावजूद इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? और रूस इसके अंदर मदद कर रहा है, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि इसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट के शकूक व शुबहात हैं। क्योंकि जिस तरह का यह वाकया हुआ है, देखिए सारी दुनिया की पोर्ट्स हैं, उसमें सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, कभी इस तरह से आग लगी है तो यह लगता है कि लगाई गई है। और किस वक्त यह ब्लास्ट हो रहा है? जब वहां ओमान के अंदर टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें वो जो एविडेंस है वो इकट्ठे कर रहे हैं इजराइल की शमूलियत कर। इसमें एक और चीज देखें, एक मैप अगर हम आपको दिखाएं, इसमें आप देखिए कि अगर रशिया ने जनूबी एशिया से कनेक्ट करना है तो उसको कहां से घूम कर आना पड़ेगा? पहले वो टर्की से होता हुआ, फिर मेडिटेरेनियन से, फिर सुएज कैनाल से, फिर आगे बहरा अरब, और फिर आगे जनूबी एशिया से कनेक्ट करेगा। लेकिन जिस कॉरिडोर की वो बात कर रहे हैं, लैंड कॉरिडोर की, वो जनाब इसी बंदर अब्बास पोर्ट से होकर जाएगा जहां पर ये अटैक हुआ है। इसी बंदर अब्बास से होता हुआ फिर वो इंडिया भी जाएगा, बाकी मालिक, यानी ये सारा जनूबी एशिया जो है इससे कनेक्ट कर सकता है रशिया। तो इसीलिए रशिया इस वक्त, देखिए ट्विटर ने फौरी अपने तैयारे रवाना किए, और इस वक्त रशिया हेल्प भी कर रहा है। तो ये मामला सिर्फ इतना सादा नहीं है, ये सिर्फ ईरान और इजराइल का मामला भी नहीं है, इसमें आगे भी चीजें रशिया के हवाले से भी शामिल है, और इस कॉरिडोर के हवाले से भी शामिल है। ये ईरान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉरिडोर ट्रेड के हवाले से सेंट्रल एशिया के साथ भी वो कनेक्ट करेंगे, और ये जो देखें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एक दूसरे को कनेक्ट करने का, यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका के तमाम सैंक्शंस को बेमानी कर देगा मुकम्मल तौर पर। क्योंकि आप ट्रेड रूट देखें, सैंक्शन अमल दरामद वो कैसे करते हैं? जहाज जा रहे हैं, ऑयल टैंकर जा रहे हैं, उनको कब्जे में ले लेंगे।
जब ट्रेड रूट्स के ऊपर आपका कब्जा है, आपका कंट्रोल है, तो फिर अमेरिका सैंक्शंस बैठा रहे, अनाउंस करता रहे, भाई इंप्लीमेंट कहां पर होंगी? जब ममालिक ने फैसला कर लिया, अफ्रीका कहता है कि हमने फैसला कर लिया ईरान से ट्रेड करनी है, अब ट्रेड रूट्स भी उनके कंट्रोल के अंदर हैं, तो अमेरिकी सैंक्शंस ऑलरेडी उनकी वो तो फेल हुई हैं, अब 100% उनकी जो हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। भाई ममालिक भी एग्री हैं, ट्रेड रूट्स भी उनके कंट्रोल के अंदर हैं, और करेंसी भी वो डॉलर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर पीछे बचा क्या है? तो सैंक्शंस किधर गई? तो ये काफी गहरा मामला है, इसलिए यहां पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और अगर इसमें इजराइल मुलव्वस निकलता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर ईरान अटैक करेगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा, यमन पर बहुत भयानक बमबारी हो रही है, बहुत पेनफुल, और मिडिल ईस्ट के लोगों को आप देखिए कि इन्होंने क्या दिया है सिवाय तबाही के, और कितनी मासूम जाने गई हैं, लाखों की तादाद के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर मासूम जाने जा चुकी हैं। अच्छा, अब यमन के अंदर मोस्ट वायलेंट बमबारी हो रही है, और साथ गजा के अंदर बहुत बड़ी बमबारी हो रही है, बड़ी पेनफुल। अभी आप देखिए यमन में कोई अस्करी कामयाबी नहीं हो रही, उसको छुपाने के लिए अब अमेरिका ने डायरेक्टली सिविलियन टारगेट्स के ऊपर बमबारी तेज कर दी है। यूएस एग्रेशन टारगेट्स अफ्रीकन माइग्रेंट सेंटर इन यमन, किलिंग मैनी। अब बताएं कितनी यहां पर हलाकतें हुई हैं। 68 अफ्रीकन माइग्रेंट्स मारे गए हैं, 47 वुंडेड हैं। एंड यूएस बॉम्बिंग टारगेटेड अ सेंटर हाउसिंग 115 अफ्रीकन माइग्रेंट्स। 115 लोग थे, जिसमें से 68 जो है वो जान से जा चुके हैं, और 47 जो है वो वुंडेड हैं। अब आप अंदाजा करें, ये अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं, और ये अफ्रीका से अपनी जानें बचाते हुए यहां पर आए हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं। अफ्रीका से जानें बचाकर ये यहां यमन में आए बैठे हैं। उनके सेंटर के ऊपर जब वो अमेरिका ने डायरेक्टली अटैक किया है, अनबिलीवेबल ये ब्रूटैलिटी है और बहुत ही पेनफुल है। यूएस स्ट्राइक्स ऑन यमनी बिल्डिंग किल्स 8 इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा एक और सिविलियन बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया है, 8 औरतें और बच्चे जो है वो उसमें जान से गए हैं। ये देखे ना, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हूती से लड़ रही है, कामयाबी यह है कि औरतों और बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है। अब आप देखें ना कि इजराइल अपनी मोरालिटी अमेरिका से कहता है, वो इजराइल जब वो अटैक करता है और मीडिया पर जाकर कहता है देखो अमेरिका ने भी तो वहां पर एटम बम गिराया था। मतलब वो अपनी मोरालिटी किससे लेते हैं? अमेरिका से। जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि अमेरिका ने भी तो ऐसा किया था। तो ये जनाब अमेरिका है जो मिलियंस ऑफ लोगों की जानों का जिम्मेदार है, और कितने खानदान उजड़े, कितने मुल्क उजड़ गए, कितनी जनरेशंस उजड़ गई। लिबिया, शाम, इराक, ये तो जनरेशंस की जनरेशंस उजड़ चुकी हैं, ठीक है ना। कितनी जनरेशंस पैदा हुई और बगैर किसी तरक्की के, बगैर किसी ड्रीम्स के, बगैर किसी खुशहाली के, तंगदस्ती में, तबाही में दुनिया से चली गई। और अब भी उनका क्या मुस्तकबिल है? लिबिया के लोगों का आज भी क्या मुस्तकबिल है? गजा के अंदर देखिए, इजरायली फोर्सेस लॉन्च इंटेंस अटैक्स अक्रॉस गाजा किलिंग डजन्स। अब आप जरा अंदाजा करें, एक एक जगह के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और ये जुल्म की इंतहा है। एक इतनी बड़ी फौज वो हमास से नहीं लड़ सकी, और उस तमाम चीजों को कवर अप करने के लिए उस गजा के ऊपर अटैक कर रही है जो ऑलरेडी अनलिवेबल है। ट्रम्प के बकौल ऑलरेडी अनलिवेबल है, उसके ऊपर मजीद अटैक्स किए जा रहे हैं। किस खौफनाक नौयत के हैं। अल मगाजी कैंप के ऊपर अटैक हुआ है, जिसमें बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। एक घर के ऊपर अटैक हुआ, और 7 मर्टायर इजराइल बॉम्बिंग अ हाउस इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ गाजा सिटी। एक और घर के ऊपर नॉर्थ वेस्ट ऑफ गाजा सिटी में 7 शहादतें वहां पर हुई हैं। 6 मर्टायर आफ्टर बॉम्बिंग अबू महदी फैमिली होम इन बैत-ए-लाहिया नॉर्थ ऑफ गाजा। पूरी फैमिली जो है अबू महदी, उनके 6 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। इजरायली आर्टिलरी शेलिंग ईस्ट ऑफ द गाजा सिटी। 2 मर्टायर एंड वुंडेड आफ्टर इजरायली बॉम्ब टारगेटेड टेंट हाउसिंग डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस इन खान यूनिस। वहां उन्होंने अफ्रीकन माइग्रेंट्स के ऊपर अटैक किया, और यहां पर डिस्प्लेस्ड फलस्तीनियों के टेंट के ऊपर अटैक हुआ। तो नॉर्थ में, सेंटर में, साउथ में, खान यूनिस में घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आप देखें कि पूरी पूरी फैमिलीज मौजूद हैं और वो जानों से जा रही हैं। तो ये एक ऐसा इंसानियत का दुख है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये इनकी ब्रुटैलिटी है। और इनकी फौज की आप जरा हालत देखिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक द इजरायली आर्मी इज फेसिंग सिवियर शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ सोल्जर्स। ऑन ग्राउंड क्या कामयाबी है? फौजियों की शदीद कमी है, और बमबारी के जरिए अपनी उसको कवर अप करने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज इनका ये सारा इक्तदार है, ये सारा जुल्म है, लेकिन वक्त साबित करेगा और वक्त बताएगा कि ये जो इन्होंने यहाँ पर क्राइम्स किए हैं, जो जुल्म यहाँ पर किया है, वो बेहिसाब नहीं जाएगा। उसका हिसाब हर सूरत के अंदर होकर रहेगा। और नेतन्याहू का अभी इस वक्त क्रिमिनल ट्रायल जो वो 26वां सेशन हुआ है, अभी ये कोर्ट के अंदर गया है। 26 सेशन यानी क्रिमिनल ट्रायल जो है वो नेतन्याहू का हो रहा है। और ये बंदा जो है वो
दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। और आईसीजे की हियरिंग इस वक्त हो रही है। आईसीजे टू बिगिन हियरिंग ऑन इजराइल ब्लॉकेड गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है Israel has the right to defend itself while the International Court of Justice practices new terrorism against it। आईसीजे जो है वो इजराइल के खिलाफ टेररिज्म कर रही है। ये लोग जो है ना पागल हो चुके हैं और अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। इस तरह के बयानिए तभी चल पाते हैं जब ताकत होती है, ठीक है। अब देखें ना, आईसीजे को कह रहे हैं जो सिर्फ इस बात के ऊपर हियरिंग कर रही है कि एड अंदर जानी चाहिए, वो कह रहे हैं ये टेररिज्म कर रही है। मुझे बताइए आज की दुनिया में ये चीजें चल सकती हैं? मतलब इजराइल आईसीजे को कह रहा है कि ये टेररिज्म कर रही है जो ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर सिर्फ हियरिंग कर रही है। तो दुनिया और इजराइल साथ नहीं चल सकते हैं, ये बात तो तय है। ये नई दुनिया और इजराइल साथ नहीं चल सकते हैं। तो बहुत जल्द आप देखेंगे इनकी मुकम्मल तबाही भी देखेंगे। इजराइल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन रिगार्डिंग यूनरवा दैट बिगेन टुडे एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इजराइल ने बायकॉट जो है उसका कर दिया है। और देखिए यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ और उन्होंने एम्पायर बनाया। लेकिन आज आप देखिए, एक तो नॉर्थ कोरिया जो है उसने फौजें भेजने का ऐलान किया, मॉस्को में डिप्लॉय होंगी किम जोंग अन के ऑर्डर से। और दूसरा रशिया ने अभी ये कंफर्म किया है द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्थ कोरियन फोर्सेज इन लिबरेटिंग रशियाज कर्सक रीजन proves the effectiveness of the agreement between the two countries। और हम इसको मजीद जो है वो बढ़ाएंगे। एंड लीडर किम जोंग अन has decided to deploy forces to Russia। ठीक है, मॉस्को में बाकी एरियाज के अंदर ये फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय होने जा रही हैं। फिर नॉर्थ कोरिया की फोर्सेज रशिया में क्यों डिप्लॉय होने जा रही हैं? तो शायद इसी बात के तनाजुर के अंदर के इन फ्यूचर अटैक होगा, एक उस बड़ी जंग की तरह मामला जो है वो जाएगा। और जो हम यूरोप और अमेरिका की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त डेनमार्क पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि द आइलैंड विल नेवर बी अ पीस ऑफ लैंड दैट एनीवन कैन बाय। कभी ये नहीं हो सकता कि ग्रीनलैंड अमेरिका हासिल करे। और साथ आइसलैंड डिबेट्स डिफेंस स्ट्रेटजी अमिड ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट्स। आइसलैंड के लीडर जो हैं वो पहुंच गए हैं कहां? यूरोपीय यूनियन लीडरान के साथ मिलने के लिए। और ट्रम्प पॉलिसीज कुड एक्सेलरेट द कंट्रीज शिफ्ट टुवर्ड्स द ईयू। कनाडा को भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाने के लिए बातचीत चल रही है। अब आइसलैंड को खतरा है कि ग्रीनलैंड के बाद आइसलैंड के ऊपर दबाव आएगा तो वो यूरोप में हिस्सा बनने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन का। और वो कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली अब होना चाहिए। वैसे ये 2027 तक शायद हो जाता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली ये होगा। तो ट्रम्प साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज यूरोप को भी यूनाइट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट को भी कर रही हैं। और उधर चाइना के साथ बहुत सारे कंट्रीज साथ खड़े हो रहे हैं, चाइना की जापान के साथ भी बात जारी है। तो ये इस वक्त चल रहा है, यानी अमेरिकन एम्पायर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, करेंसी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, उस तमाम के अंदर हमें डिक्लाइन के अंदर नजर आ रहा है। और जो पॉलिसी यहां पर है मिडिल ईस्ट में, ये टोटल डिजास्टर है। और इजराइल चल नहीं सकता है इस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बताया कि यूरोप इंगेज कर रहा है मिडिल ईस्ट से अलग से, इजराइल से हटकर कभी ऐसा नहीं हुआ, और अमेरिका से हटकर ये ऐसा भी कभी नहीं हुआ। और उधर मॉस्को कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा इत्तेहाद होगा और हम मिलिट्री और इकोनॉमीज में कॉपरेशन बढ़ाएंगे। तो ये नया ग्लोबल ऑर्डर जो है वो, इसमें इजराइल की ये वाली मेंटालिटी, ये वाला वायलेंस, ये चल नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चल नहीं सकती। और पाकिस्तान और इंडिया जंग का बहुत खतरा है। अभी चाइना से स्टेटमेंट आई है और उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुतालबा किया है कि दोनों कंट्री जब रिस्ट्रेंट करें। क्लैशेस भी हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, दोनों तरफ से गोलाबारी की गई है। तो यहां पर भी एक रियल थ्रेट जो है वो मौजूद है जंग के हवाले से। तो ईरान पर हमला, पाकिस्तान इंडिया जंग, बहुत सारी कोशिशें जो है वो यहां पर की जा रही हैं मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज जरूर आगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।